बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। दोबारा उसकी आंख तकरीबन 9 बजे के करीब खुली थी। रात वाली नासाजी अभी तक तबीयत पर छाई हुई थी। वो फ्रेश होने के बाद नीचे चली आई। लिविंग रूम में जाने की बजाय वो सीधा किचन में आई थी और फ्रीज़र खोलकर उसमें से आइस पैक निकाले और फिर उसे आंखों की टकोर करते हुए लिविंग रूम में आ गई। खैरियत है? घर में आज सब कुछ बड़ा नॉर्मल चल रहा है। क्या जनरल साहब उठे नहीं? वो चले गए हैं, फरहीन बेगम ने सरसरी से अंदाज में कहा। उनका और अंजला का एक ही असूल था, रात गई बात गई। अगले दिन उस पर कोई बात नहीं। हैं? अभी तो मेरी ज़िंदगी में कोई मसला भी खड़ा नहीं किया था। फरहीन बेगम जानती थी ये अफसोस नहीं था, मगर उन्होंने नहीं बताया था कि रात वाले वाक़े के बाद उनमें काफ़ी बहस हुई थी, जिसके सबब वो चले गए थे। नाश्ता बनवा दूँ? उन्होंने अंजला से कहा तो उसने सर सोफे की पश्त पर गिराए ही ला दिया। ओहो, ब्यूटी क्वीन को अब रोने के बाद अपनी आंखों की फिक्र हो रही है। लिविंग रूम के दरवाजे से दाखिल होती ही उसने अंजला को देखते साथ वार किया। इतनी सुबह सुबह तुम फिर यहाँ? उसने मसनूई बेजारियत से कहा। रात गई थी और हर किस्म का प्यार एहसान भी साथ में ही रुखसत हो गया था। हाँ ऐसा ही है, फिर से इतनी सुबह ही। देख लेना, इसकी वजह से ही तायम्मा मुझसे नाराज़ रहती हैं, जबकि दिल इसका खुद का घर पर नहीं लगता। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी ज़ुबानी मिसाइल की वजह से। क्यों चची, सही कह रहा हूँ ना? वो हंसनी। ये बताओ नाश्ता करोगे ना? मैं अंजला के लिए बनवा ही रही हूँ। हम दोनों ही करेंगे, लेकिन वापसी पर। वो अपनी जगह से उठता हुआ अंजला के पास आया था और उसका बाजू पकड़ के उसे खींचा। बस कर दो, इतनी भी कोई नाजुक नहीं है तुम्हारी आंखें। क्यों, कहाँ जाना है? चची हम आते हैं। उसने बड़े आराम से फरहीन बेगम के सामने बात टाल दी थी और फिर उसे लिए बाहर आ गया। गेट निकलते ही अंजला सामने खड़ी सीढ़ी 70 को देखकर ठटकी। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम्हें बाइक चलानी सीखनी थी ना? वो हाथ में अपने पेंटों की जेबों में डालते हुए उसे देख रहा था। ना, हाँ मगर ये नहीं, तुम्हारी बाइक सीखनी थी। वो मायूसी से बोली। पहले इसको तो सीख लो, वो पता है कितनी हैवी है। जब ये आ जाएगी फिर तुम्हें वो भी सिखा दूंगा, ठीक है? उसने एक बैग को खोलते उसमें से सेफ्टी गेयर्स निकालकर अंजला की जानिब बढ़ाए। हाँ, और तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर कहना तुम्हारी हड्डियां नाजुक हो गई हैं। सेफ्टी गेयर्स पहनते हुए उसने तिनक कर कहा। खैर अब इतनी जल्दी भी नहीं होती तुम बूढ़ी। इनफैक्ट तुम हमें पहले बूढ़ा करवा कर ही बूढ़ी होगी। ये बात तुम्हारी तो नहीं है, वो इसके पीछे बाइक पर बैठते हुए बोली। हाँ, तुम्हें सिखाने के लिए दोस्त से मांग कर लाया हूँ। जब तुम इतने अच्छे बनते हो ना तो सोचती हूँ अब्बा से पिटना कोई बुरा सौदा नहीं है। बेटा अगर अब तुम बाज ना आई ना तो अब्बा को तो पता नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें खुद पकड़कर ज़रूर पीट दूंगा। वो भी हवा के थप्पड़ों से मुकाबला करता हुआ ज़ोर से बोला। अब अगला सीन। वो जल्दी आने का कहकर तकरीबन 2 घंटे बाद आए थे। मौसम कुछ खास गर्म नहीं था, मगर इतना सर्द भी ना था कि यूँ 2-2 घंटे सड़क पर ख्वार हुआ जाता। बादलों ने आसमान पर डेरा डाला हुआ था। बावजूद इसके जब वो घर लौटे तो शक्लें कुछ खासी खुश शक्लों का अंदिया नहीं दे रही थीं। मामा, वो दरवाजे से ही चिल्लाई। यूं के साथ चलते कासिम ने बेसाख्ता ही अपने हाथ कान पर रखते हुए दाएं आंख बंद की थी। तौबा, कितनी तीखी आवाज़ है, उसने चिढ़कर कहा। औरतों की आवाज़ अब मर्दों की तरह गंभीर तो नहीं हो सकती ना? वो इसकी बात का मजाक उड़ा गई। हाँ, और मर्दों की ज़ुबान औरतों की तरह लंबी नहीं हो सकती, उसने भी तिनक कर कहा था। हाँ, बस क़यामत तुम लोग इसी बात पर एडवांटेज लेना। हमारी लंबी ज़ुबानें इसलिए हैं क्योंकि छोटी ज़ुबानों की बात मर्दों की मोटी अकल में नहीं घुसती। इसने अपने दिमाग को शहादत की उंगली से छुआ। कासिम ने उसे घूरा तो उसने फ़ौरन तस्दीक की। एक्सेप्शन टू सम मेंस। कासिम के कंधे कुछ आरामदेह अंदाज में ढलक गए थे। वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल होती ही अपनी अपनी कुर्सी संभाल चुके थे। अंजला ने साथ बैठी उसे कोनी मारी थी, जिसका मतलब था कि अब तुम ही आवाज़ लगाओ। चची दे दे नाश्ता, इससे पहले फरिश्ते चचा के इस बोझ को उठाकर ले जाएं। उसने गर्दन मोड़े किचन की जानिब रुख फेरे कदरे ऊंची आवाज़ में कहा था। सरगोशियाँ करने को नहीं कहा था? इस आवाज़ से मम्मा तो क्या मैं भी ना हिलूं? उसने उसके धीमे लहजे पर चोट की और फिर हाथ से अपनी जानिब इशारा किया। कासिम ने फ़ौरन से हाथ अपने कानों पर रखे थे, क्योंकि वो इतने करीब से इस फटे डोल को नहीं सुन सकता था। अना!
वो चीखी तो कासिम को अंदाजा हुआ कि कानों में उंगलियां ठूसना बेकार गया था। उसने हाथ हटाते हुए उसे चपत लगाई। बदतमीज, गले में स्पीकर फिट है क्या? वो खफगी से कह रहा था कि अंजला के इशारे पर उसने पलटकर पीछे की जानिब देखा, जहां से फरहीन हॉटपॉट उठाए आ रही थी। 2 घंटे पहले आपने कहा था कि नाश्ता बना रही हैं। तब बनाया होता ना तो अब चील कवों के खाने वाला भी नहीं बचता। उन्होंने उसके सामने हॉटपॉट रखा। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? हम दोनों ने बैक वक्त कहा। वो मुझे से एक काम था। कासिम फौरन संभला। कैसा काम? कुछ पर्सनल था। फरहीन बेगम ने कदरे उलझे हुए अंदाज में उसे देखा। मामा यार समझा करें, अब बच्चा बड़ा हो गया है। उसने चोट की थी। कासिम ने उसे घूरा। ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। वो जैसे ही कहने के बाद ड्राइंग रूम से निकली, कासिम ने अंजला के सामने से प्लेट सिरका दी। उसके हाथ में पकड़ा लुकमा मेज़ की सतह से मिस हुआ था। तुम कितनी फ्रॉड हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए चच्ची से झूठ बोल रहा था और तुमने मुझे ही फंसा दिया। उसने हाथ में पकड़े लुकमे को मुंह के पास किए बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंक मारकर नागवारी से उसे देखा। तुम बचा कम और फंसा ज़्यादा रहे थे। अब मैंने एक बात कही, वो खामोशी से चली भी तो गई। उसने बड़ी सहूलत से कहा। जी, ये तो आपकी ज़ुबान का हुनर है। वो दोनों नाश्ता कर चुके थे। वैसे चच्ची तुमसे कुछ नाराज़ सी लग रही हैं। हाँ, झूठ नहीं बोला था कल। उसकी आंखों में ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी, उल्टा वो बातें करते मज़ीद चमक उठी थी। लेकिन फिक्र नॉट, मैं मना लूँगी। वो फिर से खाना खाने लगी। तोबा तोबा, तुम दिन ब दिन कितनी ढीठ होती जा रही हो। मुझे लगता है मैं किसी इंसान के साथ नहीं, ढिठाई के मुजस्मे के साथ रह रहा हूँ। देन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। एक बार फिर ढिठाई से जवाब आया था। कासिम को हैरानी नहीं हुई थी। हाँ, कुछ ना कहती तो ज़रूर हैरानी होती। सुनो, अब तुम अपनी बाइक कब दोगे? मुंह में लुकमा डालने के बाद वो अब कासिम को देख रही थी, जो उसकी बात को नज़रअंदाज करता अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। आपकी बात अंदाजा ने उसकी प्लेट को हल्का सा सिरकाया, मगर उससे पहले ही उसने जल्दी से प्लेट पकड़ ली। अंजला, अभी तो ये जो तुमने तोड़ा तोड़ी की है ना उसकी बाइक की, उसको पहले मुरम्मत करवाना है, फिर तुम्हें बाइक पर बैठने की तमीज़ सिखानी है। उसने बड़े तहम्मुल से कहा। बाइक पर ना एक अदद ब्रेक होती है जिसे बाइक रोकने के लिए लगाया जाता है और फिर अपने पाँव ज़मीन पर लगाते हैं। अगर किसी से ब्रेक ना लगे, उसने काफ़ी संजीदगी से पूछा, तो फिर सामने किसी ऊंची सी जगह का बाइक चढ़ाकर खुद बाइक से छलांग लगा देते हैं। यूं बाइक जाती है भाड़ में और आप भी उसी के आसपास वाले फ्लैट में पहुंच ही जाते हो। उसने खफगी से उसकी आज की हरकत को बयान किया था, जो वो अभी कुछ देर पहले करके आई थी। अच्छा ना, नहीं समझ आई। मैंने रोकने की कोशिश की थी मगर नहीं रुकी। फिर मुझे कुछ ही फासले पर वो थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी दिखाई दी तो मैं उधर चली गई और खुद ही कहा था ब्रेक फेल हो तो ऊंचाई की जानिब जाना है। मैंने कार की ब्रेक फेल होने की सूरत में कहा था, इंसानों की नहीं। अभी ऊंची जगह के लिए तुम आधा मील आगे आ गई हो। कल को इंडिया चली जाओगी। हाँ, अब इतना भी नहीं। जी हाँ, उससे भी ज़्यादा। उसने मुंह बनाकर उसे आईना दिखाया। वो खाना खाते हुए नोक झोंक कर रहे थे जब उसके मोबाइल पर बीप हुआ। उसने सबसे छोटी उंगली से नोटिफिकेशन बार को नीचे किया, फिर मोबाइल पर झुकते हुए पढ़ा। फाइनली बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। अंजला ने हैरानी से देखा। क्या हुआ है? कासिम ने उससे पूछा। पता नहीं, कौन पागल है, अजीब सा ही मैसेज भेजा है। दिखाओ। गंदे हाथ नहीं लगाना। कासिम ने अंजला की बात को नज़रअंदाज करते हुए मोबाइल पकड़ लिया और फिर बड़ी गौर से एक एक लाइन को पढ़ा। व्हाट एन एसोटेरिक थॉट। कहने के बाद उसने कहका लगाया, उसके साथ वो भी सर झटकती हंस थी। बड़ा ही कोई आशिक मिजाज बंदा है, टांका फिट करने के चक्कर में तुम आजम बेजार को मैसेज कर दिया। वो खुद ही कहने के बाद हंसा। अंजला भी उसके साथ कहका लगाकर हंसी थी। फिर दरवाजे से पलटती लारेब को देखकर उसकी हंसी को ब्रेक लगी। ओए लैबी, किधर जा रही हो? उसने वहीं से बैठे बैठे उसे पुकारा। लारेब बदिक्कत उसे देखकर मुस्कुराई और फिर उन लोगों की जानिब बढ़ाई। आ गई मेरी शिकायत लगाने। कासिम की बड़बड़ाहट लारेब ने बखूबी सुनी थी। वो तेज तेज चलती अंजला के पास आई और फिर उसके पास वाली कुर्सी खींच कर बैठी। आपको पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? वो कासिम को घूरते हुए अंजला को बता रही थी। कासिम ने भी बदले में उसे घूरा था। ये इतने शिकायती अंजला बाजी, मुझसे एक ज़रा सा सॉस पैन क्या जल गया, इन्होंने अम्मा को जाकर चुगली मार दी। उसने शहादत और अंगूठे की उंगली से ज़रा को इशारा किया था। आप खुद बताएं, अगर मेरी जगह आप होती तो ये ऐसे कभी करते? चलो, अब कंपैरिजन शुरू कर लेगी। अंजला ने कासिम को नाराज़गी से देखा।
पहली बात, अंजना तुम्हारी जगह कभी होती ही नहीं। उसे इतनी अकल है कि कम से कम किचन नॉवेल पढ़ने के लिए नहीं होता। उसके बाद वो अंजना की जानिब मुतवज्जे हुआ। तुम्हें पता है, मैडम जी ने आज पूरे किचन को धुआं धुआं कर दिया था। अम्मा ने चाय बनाने भेजा था और इन्होंने कहा क्यों ना घर वालों को धुनी भी दे दूं, क्या पता उनके जिन निकल जाएं। अंजना ने अपनी हंसी को रोका। लारेब ने अपने सीने पर बाजू बांधते हुए उसे खफगी से देखा था। और सोने पर सुहागा कि मैडम जी को पता भी नहीं, वहीं चूल्हे के पास बैठी नॉवेल पढ़ रही थी और किचन से धुआं यूं निकल रहा था जैसे मिट्टी का भट्टा हो। मैंने बताया था कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लारेब ने अपनी बात पर जोर देते हुए सफाई दी। मैडम जी, ऐसे काम अनजाने में भी नहीं किए जाते। मैडम जी मत कहें। वो इस नए लकब पर चढ़ गई। जी मैडम जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। कासिम ने उसे मजीद चढ़ाया। आपको पता है, अम्मा ने मेरे नॉवेल जब्त कर लिए हैं 1 हफ्ते के लिए। बहुत अच्छा हुआ। एक तो पहले ही आंखें इतनी बड़ी हैं, ऊपर से इतना बड़ा चश्मा। रात में तुम्हें देखकर अच्छा खासा बंदा डर जाए। उसने डरने की अदाकारी के साथ ही अपना हाथ अपने दिल पर रखा था। इस बार उसने बोलने के बजाय अंजला को देखा था, हाँ, मदद तलब नजरों से। कासिम, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहन को? ये है ही तंग करने की चीज़। अंजला बाजी को तो तंग नहीं करते। वो तुम्हारी तरह ज़रा सी बात पर मुंह नहीं फुला लेती। हाँ जी, क्योंकि वो अपना हिसाब खुद ही बराबर कर लेती हैं। और मैं बेचारी मातड़ छोटी हूँ ना, इसीलिए मारी जाती हूँ। वो उसकी बात पर कुर्सी से उठकर उसके पास आया, फिर उसके मुंह को पकड़ते हुए दाएं बाएं करते जायजा लिया। क्या मातड़, किधर से? वो कहका लगाते हुए बोला। बहुत अच्छा हुआ अंजला बाजी आप इनसे शादी नहीं करी। अल्लाह करे यूं ही सारी उम्र अकेले सड़ें, आमीन। लारेब की बच्ची। उसने उसकी नाक खींची। लारेब ने हाथ मारते हुए उसे हटाया। देख रही हो ना इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चलती है। मेरी तो हमदर्दियां अपने बहनोई के साथ हैं और मेरी अपनी भाभी के साथ। उसने भी दूबदू कहा। अच्छा अच्छा, सुकून का सांस लो। अंजला ने हंसते हुए हाथ उठाते उन्हें पुरसकून होने का कहा। लारेब तुम बताओ, तुम्हें क्या मसला है? कुछ नहीं, बस जलती है कि मैं इससे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। कासिम ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मैं और जेलस, वो भी अंजला बाजी से। उसने अंजला की जानिब देखा। कासिम। अंजला ने उसे तंबीह की। अच्छा चलो एक काम करते हैं, चौंका तुम्हारे नॉवेल जब्त कर लिए गए हैं। लारेब ने बड़े गौर से अंजला को सुना था और कासिम के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इसी के पर काटेगी। तो अब कासिम तुम्हें बुक शॉप पर ले जाएगा और नॉवेल्स लाएगा। अंजला, कासिम ने बेयकीनी से कहा। मैं नहीं खेल रहा, तुम जानिबदार हो। खेल तो आपने खेल दिया, वो तो फैसला सुना रही हैं। जैसे ही उसने कहा था, कासिम ने उसके सर पर चिपट लगाई। देख रही हैं, आपके सामने वायलेंस हो रहा है, और ये जो फाइनेंशियल, इमोशनल, वर्बल वायलेंस है, इसका क्या? आप अंजला बाजी की बात नहीं मान रहे? लारेब ने चोट की। उसने अंजला की जानिब देखा, वो उसे देखते हुए हंस रही थी। तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, तुम्हारी बात तो मैं आंखें बंद करके मानूंगा। उसने लारेब को एक बार फिर चिढ़ाया। ओह, मैं तो जेलस हो गई। हाँ, शक्ल से पता चल भी रहा है। उसने बाहर जाते हुए कहा था। अंजला इस बार अपना कहकर रोक नहीं पाई थी। 2 मिनट में आ जाओ तुम दोनों, नहीं तो फिर भूल जाओ। उसके ओवर सुनते ही उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया था और फिर वो वहाँ से उठते हुए भागी थी। अब अगला सीन। मार्केट से वापसी पर सीधा वो अपने कमरे में आ गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी बेचैनी में इजाफा हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये बेचैनी किसी आजमाइश का अंदिया है जो इसका दिमाग महसूस कर रहा था, या फिर किसी का तखय्युल, या किसी अधूरी ख्वाहिश की कामलियत की ख्वाहिश है जिसके ख्याल पर ही धड़कनें बेतरतीब होने लगती थीं। वो उलझने लगी थी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो अपने दिमाग को समझ ना पाई हो, मगर अब ऐसा क्यों हो रहा था? लंबी मुसाफिरों के मुसाफिर खतरा भांपना सीख जाते हैं। उनकी हसासियात आम लोगों से कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। मुस्तकबिल का इल्म, और फिर इस इल्म में किसी किस्म का शुबा ना होना, तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को जचता है। इंसान का इल्म नाकिस होता है, जिसकी बुनियादें मफरूज़े होते हैं, और उसकी हसियात भी उन्हीं मफरूज़ों की बुनियाद पर उसे बार बार चौकन्ना रहने की तलकीन करती रहती हैं। जिंदगी के बेशुमार रूप देख लेने के बाद नित नए रास्तों पर सफ़र करते हुए उसका दिमाग हमेशा उसे फ्लाइट एंड फाइट मोड में रखने का आदी हो चुका था, जिसके सबब अक्सर और बेशतर वो इन्हीं मफरूज़ों पर आने वाले वक्त के लिए हमा वक्त तैयार रहने की कोशिश में लगी रहती थी। ख़तरे को, अनहोनी को होने से पहले ही भांप लेने की तगोदो में इसका वजूद थकने लगा था। ये चीज़ें वो लाशऊरी तौर पर करने लगी थी।
उसने स्लाइडिंग डोर को एक जानिब को धकेल कर खोला था और फिर नंगे पांव चलती टेरेस पे आ गई। मुंडेर के पास पहुंचकर उसने दीवार पर लगी रेलिंग पर हाथ रख लिए और सर उठाकर आसमान की जानिब देखने लगी। मौसम आहिस्ता आहिस्ता नए रंग ओढ़ने लगा था। सर्दियों की नवीद देती हुई कहीं कहीं धूप की तपिश को मात देने में कामयाब होने लगी थी। फिजा में खुनकी थी और माहौल में खामोश अफसुर्दगी। शाम के अंधेरे से खौफजदा परिंदे भी अपने घरों का रुख कर चुके थे। वो वहां से हटते हुए एक तरफ रखे गमलों के पास चली आई थी, जिन्हें उसने बड़ी नफासत से एक जानिब रखा हुआ था, यूं कि उसके टेरेस को खूबसूरत बनाने वाली दो ही चीज़ें थीं। एक टेरेस की दीवार के साथ लगे मिट्टी के गमले, जिनमें ज़्यादातर मुख्तलिफ इकसाम के गुलाब के फूल थे और चंद एक वाइट डिजी और रात की रानी के पौधे थे। दूसरी चीज़ कमरे से मुल्हिका टेरेस की दीवार के साथ पड़ा उसका झूला, जिसे उसने मुख्तलिफ तरह के कुशन्स के साथ भर रखा था, और इन कुशन्स के बीच इस वक्त उसका टेडी बियर इस तरह फरमा रहा था। उसने थोड़ा सा नीचे को झुकते हुए गुलाब को कांटों से भरी डंडी समेत बहुत नरमी से उंगलियों के बीच पकड़ा था और फिर आंखें बंद करते हुए उसकी महक को अंदर उतारने लगी। वो मजीद कुछ पल उसी महक को महसूस करती अपने अंदर उतारती रहती, मगर जब भी गुलाब की महक के साथ साथ एक जानी पहचानी खुशबू नथनों से टकराई थी। कलियों की महक ने अब गुलाब की महक को धीमा कर दिया था। वो ठटकी थी। इस वक्त वो बज़ाहिर गुलाब के फूल को थामे हुए थी, मगर गुलाब से ज़्यादा जैस्मीन की महक महसूस कर रही थी। उसे कुछ अचंभा हुआ। वो भागकर साथ वाले घर की दीवार के पास आई और रेलिंग पर हाथ रखकर उसने एड़ियाँ उठाकर झुकते हुए साथ वाले लॉन में देखा। वो वीरान था। यूं के हशरातुल अर्ज़ भी उस आंगन से मायूस हो चुके थे। उस चार दीवारी के दामन में नाचती खामोशी से शायद परिंदे भी कतराते हुए उस आशियाने के ऊपर से अपनी परवाज़ जारी रखना तर्क कर देते, अगर वो सुबह शाम उन्हें दाना न डाला करती। अगर इंसानों की मीठी सरगोशियाँ उस आशियाने को आबाद नहीं रख पाई थीं, तो उसके दाने की बदौलत परिंदों की चहचहाहट सुबह और शाम वीरानी के सन्नाटों के खिलाफ ऐलान जंग किया करती थी। आज खिलाफ मामूल इस आंगन में लगे फूल महक रहे थे। माली चचा ने पानी लगाया होगा, तभी एकदम मिट्टी के साथ साथ पौधों की खुशबू ने भी हर शय को मुअत्तर कर दिया था। यूं ही सामने लॉन में पौधों को देखते हुए उसकी नज़र जैस्मीन के पौधों पर ठहर गई। वो भीनी भीनी खुशबू लिए बादलों के जेरे साए आंखों को खैरा कर रहे थे। ये यहाँ, हैरानी के साथ साथ वो कदरे उलझी थी। ये तो उसने माली चचा को कहलवा कर सारे निकलवा दिए थे। उन्होंने क्या फिर से यहाँ लगा दिए थे? उन कलियों को महकता देखकर दिमाग के पन्ने पर एक पुराना हसीन याद लहरा गई, ऐसी याद जो अपने हुस्न की तरह ही तलखी से भरपूर थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियाँ उसके सामने किए कह रहा था। एक हाथ की हथेली को कदरे गोल किए और दूसरे हाथ की हथेली से वो कुछ छुपाए हुए था। अंजला ने सितारों पर से नजरें हटाकर इश्तियाक से उसकी जानिब देखा। उसने अपनी हथेलियाँ अंजला के सामने फैला दी। शफाफ हथेलियों पर नन्ही नन्ही सफ़ेद कलियाँ उसके हाथों को भी महकाने लगी थीं। जैसे ही कलियों को थामे शफाफ हथेलियाँ खुली थीं, यकदम ही चार से उनकी खुशबू फैल गई थी। उसने थोड़ा नीचे को झुकते हुए अपना मुंह उसकी हथेलियों के पास लाकर उनकी खुशबू को सूंघा था। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था और अब वो मुस्कुरा रही थी। अंजला ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जिस पर उसने अपने भवों को हरकत देते हुए उसे हाथ आगे करने का इशारा किया था। अंजला ने मुस्कुराते हुए कलियां लेने के लिए अपने हाथ उसके सामने फैला दिए, जो उन कलियों को उसके हाथों में देने के लिए बेताब हो रहा था। हाथ ऊपर किए उससे पहले वो कलियां उसके हाथों में उतारता। साथ वाले लॉन में दिखाई पड़ने वाले ह्योले ने एकदम से माजी से खींचा था उसे। उसकी यादों का बुलबुला टूटा था। उसने मजीद कुछ कदम आगे की जानिब लिए, यूं कि पाँव की उंगलियां दीवार में पेवस्त होने को हों। उसने अपनी नज़र पूरे लॉन में दौड़ाई थी। जहाँ तक नज़रें सफ़र कर सकती थीं वहाँ तक उसे ढूंढा था, मगर वहाँ माली चचा के सिवा कोई नहीं था। चेहरे पर मायूसी का एक साया आकर गुजरा। सारा लॉन खाली था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई सालों से खाली था। क्या वो उसका वहम था? नहीं, वो वहम नहीं था, वो हकीकत था। क्या वो तख़य्युलाती दुनिया में बसने लगी थी? एक बार उसने वहाँ देखा जहाँ कुछ देर पहले उसका तख़य्युल लहराया था। वो मान ही नहीं सकती थी कि वो हेलुसिनेशन का शिकार होने लगी थी। कम से कम उसके मामले में नहीं। डूबता सूरज तबीयत पर बोझ बढ़ाने लगा था। वो वहाँ से हटती हुई वापस कमरे की जानिब बढ़ाई। अब तो होता है हर कदम पे गुमान, हम एक ऐसा कदम उठाने लगे। इस बदलते हुए ज़माने में तेरे किस्से भी कुछ पुराने लगे। कमरे में आकर उसने मोबाइल उठा लिया। उसका दिमाग उस एक मैसेज में उलझ गया था। उसने ना चाहते हुए भी वापस ऐप खोली और वहाँ एक और नामालूम नंबर से मैसेज आया हुआ था। अंजला ने उस पर टैप किया और मैसेज खुलते ही उसके चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। कुछ देर पहले की नासाजी की जगह सख्ती ने ले ली।
तस्वीर पर टैप करते हुए उसने उसे बड़ा किया। चेहरे पर सख्ती के साथ साथ नागवारी और दिल में कहीं नदामत भी उभर आई थी। वो उसकी तस्वीर थी। तस्वीर को देखते ही उसे तारीख, दिन, वक्त, वहाँ गुजारे जाने वाले पल सभी याद आ गए थे। वो उसकी और रोहेल की तस्वीर थी। यह उसका किसी भी मर्द के साथ पहला फ़ोटोशूट था और रोहेल के साथ भी पहला ही था, जो बाद में आखिरी भी साबित हो गया था। उसने बैक किया तो वहाँ एक और पैगाम जगमगाने लगा, हैप्पी कपल। उसके साथ दिल भी बनाया गया था और फिर आगे पीछे एक साथ कई पैगामात मौसूल होते चले गए। वो बारी बारी उनको पढ़ने लगी। उस दिन तुम्हें देखा तो रेजिस्ट नहीं कर पाया, लाख चाहने के बावजूद भी खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा। वो जो जो उसका मैसेज पढ़ रही थी उसके चेहरे पर नागवारी शिद्दत इख्तियार करने लगी थी। एक बार बैठकर बात कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें अपने एहसास समझा पाऊंगा, तुम्हें मना लूंगा। किस लिए? अंजला ने उसे जवाब दिया, मगर फिर जवाब देने के साथ ही पछतावा भी उसे घेरने लगा। हवस पूरी करने के लिए। उसने एक और मैसेज भेजा। जब वो रुहेल के साथ थी तब उसने बहुत बार उसे बातों बातों में इशारों में ज़रूर बताया था कि उससे क्या चाहता है। तुम फिर मुझसे शादी कर लो। अंजला के बरक्स वो उसे वॉइस नोट भेज रहा था। उसका मैसेज सुनते ही उसे अंजला के कान की लुएं तक सुर्ख हो गई थी। शादी हवस पूरे करने के लिए नहीं की जाती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम आइंदा मुझे अप्रोच करने की कोशिश ना करो और अपनी बीवी के साथ बना कर रखो। दूसरी सूरत में तुम मुझे जानते नहीं हो। कुत्ते की दुम को कैसे सीधा करना है ये मुझे आता है। बिना लगी लिपटी के उसने मैसेज लिखने के बाद भेज दिया। और तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा अंजला, जानती ही होगी तुम। वो शायद उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अंजला ही क्या जो खौफ को मान ले। मेरे लिए क्या बेहतर होगा ये तुम्हें वक्त बहुत जल्द बता देगा, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे दूर रहो। कहने के बाद उसने फ़ोन बेड की जानिब उछाल दिया। तो क्या इसी सबब मुझे बेचैनी हो रही थी? उसने कुछ उलझते हुए बाएं जानिब का अंगूठा मुंह में डाले सीधे हाथ को अपने सीने पर रखते हुए खुद से कहा, फिर सर को नफ़ी में झटक दिया। नहीं, इस बेचैनी का सबब ये नहीं है। उसे दिल, दिमाग, जज्बात की ज़ुबान आती थी। वो इसमें धोखा नहीं खाया करती थी। आगे बढ़कर उसने फिर से फ़ोन उठाया और एक दूसरी ऐप को खोल लिया। वहाँ कई नई तस्वीरें शेयर की गई थीं। एक तस्वीर उसे बहुत अजीब, मुनफरिद इत्तेफाक लगा था। उसने उस पर टैप करते हुए उसे खोला। वो आज सुबह ही पोस्ट की गई थी। उसने कैप्शन को देखा, क्यों सहरा सहरा। इस सतर को उसने न जाने कितनी बार पढ़ा था। इसके मतलब से वो अनजान नहीं थी। ये किसी की तलकीन थी जो कभी बचपन में उसे बहुत बार की गई थी। अब अगला सीन। वो सिंगल सीटर सोफे पर लेटे टांगे झल्लाते हुए हाथ में नॉवल थामे पढ़ रही थी। हर थोड़ी देर बाद बार बार बजती गेट की बेल और आंखों से नाक पर फिसलता चश्मा मुसलसल उसका ध्यान बटा रहा था। हर बार वो बेल की आवाज़ पर पहले मुतवज्जे होती, फिर सर झटकती और चश्मा नाक पर आ खिरता, जिसे वो दोबारा से दाएं हाथ की शहादत की उंगली से ऊपर करती और फिर नॉवल पढ़ने लगती। मगर ये बार बार बेल की आवाज़ से उभरने वाला तजस्सुस उसका नॉवल पढ़ने का तसलसल तोड़ने लगा था। चौथी मर्तबा जब बेल बजी तो लंबी होती चली गई। शायद बारिश की वजह से बेल दबाने वाला साथ चिपक गया था। जब ही घंटी थी कि बजती ही जा रही थी। बददिली से वो जूता पहने हुए अपनी जगह से उठी और अंदरूनी हिस्से से निकलकर लॉन में आ गई। गेट खुला देखकर उसने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, चचा, इस बेल वाले को तो घर का रास्ता दिखा कर आए। चेहरे पर नागवारी थी। अगर आज नॉवल पढ़ने में अम्मा मुखलपजीर नहीं हुई थी तो कोई और हो गया था। ड्राइवर चचा उसकी आवाज़ सुनते ही गेट बंद करके उसकी जानिब बढ़ाए थे। वो जी कोई लड़का है, अंजला बाजी का पूछ रहा है। उसके दिमाग में झमाका हुआ। कोई डिलीवरी बॉय आया है? उसने बड़े तहम्मुल से ड्राइवर चचा से सवाल किया, जबकि अंदरूनी कहानी के मुताबिक उसका दिमाग हैरान हो रहा था कि कैसे अंजला ने किताबें मंगवा ली और उसे खबर तक नहीं हुई। नहीं बीबी, कपड़े तो बड़े साफ पहने हैं और कोई स्कूटर भी नहीं है उसके पास। अच्छा, लड़का और अंजला बाजी, उसने दोहराया और फिर अपने दिमाग में ही खुद को डपटा। नहीं नहीं, अगर ऐसा कोई एडवेंचर ही करना होता तो कासिम भाई को इग्नोर क्यों करती? उसने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया। मेरा भाई अब इतना भी बुरा नहीं है। दिल में एक पल को भाई की मोहब्बत जागी। वैसे अंजला बाजी हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत। अगले ही पल भाई की उमड़ आती मोहब्बत को उसने एक सेकंड से पहले भाड़ में फेंक दिया था। उल्टे हाथ से चश्मा वापस से ऊपर चढ़ाते हुए सीधे हाथ में किताब थामे वो खुद ही तफ्तीश करने चली आई थी। उसने गेट खोलकर सामने खड़े शख्स का बगौर जायजा लिया और फिर सर को जंबिश देते हुए पूछा, जी आपकी तारीफ। सामने मौजूद शख्स ने उकताकर एक लंबी सांस हवा के सपोर्ट करते हुए कहा।
आपको नहीं लगता असूलन आपको बताना चाहिए कि आपका यहाँ तशरीफ का टोकरा लाने की वजह क्या है आखिर? वो सर को ऊंचा रख के अपने चश्मे को गिरने से बचाने की ऐन मुमकिन कोशिश कर रही थी। नहीं, वो क्या है ना, पिछले 10 मिनट से मैं आपके घर के माली से लेकर आपके ड्राइवर को 20वीं बार बता चुका हूँ कि मुझे अंजला से मिलना है। अब यकीनन आप सफाई वाली होंगी, तो आप एक बार ही अपने साथियों को बता दें और बराए मेहरबानी अंजला को बुला दें। सामने आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस लगाए ब्लैक शर्ट पहने खड़े शख्स से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, जबकि उसकी हालत ये थी कि किसी भी वक्त हाथ जोड़ देता। इतनी पूछगछ तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए नहीं होती जितनी वो एक अंजला से मिलने के लिए करवा चुका था, और अब पता नहीं कितनी तफ्तीश बाकी रहती थी। जबकि उसके बरक्स लारेब ने हैरानी के समंदर में गोता खाते हुए उसकी बातें सुनी। ओ प्लूटन, जमीन की खूबसूरती पहली बार देखी है जो इस कदर अंधे हो गए हो? मैं तुम्हें किधर से सफाई करने वाली लगती हूँ? हाँ, वो इस गुस्ताखी पर हैरान ही रह गई थी। अपने हुलिये से ही लगती हैं, और बराए मेहरबानी अंजला को बुला दें, उसने बेजारियत लिए कहा, यूं कि आप और आपके स्टेटस में मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। आहा, अंजला ये कौन है? लारेब ने भी उसी अदम दिलचस्पी के जवाब में बड़ी मासूमियत से पूछा। यहाँ तो अंजला नाम की कोई लड़की नहीं रहती। इनफैक्ट मैंने आज तक अपने मोहल्ले में किसी का इस कदर अजीब नाम सुना नहीं। ऐसे तो फिर ऐसे ही ठीक था, इतने नॉवेल्स पढ़े होने का कोई फ़ायदा तो हो जब वो सूरत हाल ही ना संभाल पाओ, उसने खुद से सोचा। मगर मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, इन तीनों घरों में से ही एक घर था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। वो एक ही तर्ज के बने बाकी 2 घरों पर नजर दौड़ाते हुए कदरे पुरसोच अंदाज में बोला, और फिर अगले ही लम्हे अंदाजे की रस्सी को पकड़ा। मेरे ख्याल से आगे वाला होगा। उसने उन 2 घरों में से एक की जानिब इशारा किया था। ओ वो अंजला, अंजला, सही सही, आ गया याद। लारेब ने भी ढीठ अदाकारी की थी। वो दरअसल पिछले ही साल यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उसने अफसोस से कहा। शिफ्ट हो गए? मगर कहाँ? उसे शौक लगा। हाँ, वो उसकी शादी हो गई ना, तो वो अपने शौहर के साथ बाहर चली गई और अपने माँ बाप को भी साथ ही ले गई। अंजला बाजी ने शादी कर ली और बताया भी नहीं, वो खुद से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नमूदार हुए थे। वैसे आप कौन? वो अब जांचती नजरों से सवाल कर रही थी। आखिर लारेब और तजस्सुस का जन्म जन्म का साथ जो था। क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, आप तो काम वाली ही हैं, वैसे इतनी बुरी भी नहीं लग रही, उसने दिल रखने के लिए सरसरी से अंदाज में कहा, मगर उसका सरसरी सा अंदाज लारेब को सुलगा गया था। ओहो मुरीख के अजूबे, ज़मीन पर उतरो। लारेब के हाथ के इशारे से सचमुच से ज़मीन पर उतारा था। मैं तो ज़मीन पर ही हूँ, मगर आपका सर कहीं दूर आसमान पर लगता है। उसने उसकी उठी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए शरारत से चोट की। उसकी चोट पर वो तैश में आगे बढ़ी ही थी जब दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ कानों में पड़ी थी। लारेब! अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी तो वो उछली, जिस सबब उसके हाथ में पकड़ी किताब ज़मीन पर जा गिरी। सामने खड़े शख्स ने अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए झुककर उसकी किताब झाड़नी चाही, मगर लारेब ने सुर्रत से उसके हाथ से किताब छीन ली, यूं कि उसके नाखून उसकी हथेली की खासी टकोर कर गए। मेरी बाजी बुला रही हैं, बड़ी सख्त गुस्से वाली हैं, कहते हुए वो गेट बंद करती अंदर भाग गई थी और पीछे वो अपने हाथ को सहलाता रह गया। अब अगला सीन। मौसम भी कुदरत के नए नए शहकार दिखाता है। कभी बारिश से यूं मौसम हो जाता है जैसे जाड़ा आने वाला हो, और अगले ही पल सूरज यूं तपिश दिखाने लगता है जैसे कभी बादलों का इस शहर से गुजर ही ना हुआ हो। इसका मूड सुबह की निस्बत मजीद खराब हो चुका था। आज उसका शूट था जिसे करवाते वक्त उसे एक बार फिर बड़ी मुश्किल पेश आई थी। दिल की बढ़ती बेचैनी, रोहेल का यूं एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़े हो जाना, और फिर अनम की बातें जो उठते बैठते किसी सूरत उसका पीछा छोड़ देने को तैयार नहीं थी, किसी आसेब की तरह उससे चिमट गई थी। उसका दिल अपने काम से आहिस्ता आहिस्ता उचाट होने लगा था। क्या वसीम ठीक कहता है? रिक्शे में बैठकर उसने खुद से सोचा। क्या वो जानता होगा मैं क्या करती फिर रही हूँ? क्या उसे फर्क पड़ेगा? उसने रिक्शे से अपना एक हाथ बाहर निकालकर हवा में लहराया। वो भी अनम खाला की तरह मेरे काम को हराम ही कहेगा। उसने अपना मुंह भी रिक्शे से बाहर निकाल लिया। कार पट्टित रोड पर भागता तेज रफ्तार रिक्शा उसके मुंह पर हवा का जोर दिखाने लगा था। मेरी बला से पड़ता अभी है तो रिलैक्स अंजला, पीपल डोंट बटर योर ब्रेड। हवा के थपेड़ों ने अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए थे। वो वापस से मुंह अंदर करते हुए सीधी होकर बैठ गई।
एक आखिरी एहसास था जो वक्त भी उसके अंदर से नहीं मिटा पाया था। वो एहसास निदामत था। जहाँ तक डर और खौफ की बात थी, वो तो न जाने उसने कब से अपने हथेली पर रखते हुए फूंक मारकर उड़ा दिए थे। एक तकलीफ थी उस एहसास निदामत की जो वो कभी महसूस नहीं करना चाहती थी, शायद कभी करती भी ना, अगर उस रात वो उसके रूबरू ना आता। किसी के लिए वो आम सी एक रात थी जो दीगर रातों की तरह आकर गुजर गई, और उस आम रात का आम सा पल, मगर उसके लिए वक्त ने अपने हिस्से में से एक हिस्सा उसे उस रात की सूरत दे दिया था, यूं कि वो पल उसकी जिंदगी में आकर ठहर गया था। ऐसा पल जो उसके दिमाग पर नक्श हो गया था। सब कुछ बदल रहा था। घड़ी की सुइयां घूमती जा रही थीं। बाहर से खजा और खजा से बाहर आ रही थी। शाम से सुबह, सुबह से शाम हो रही थी। रंग भी फीके पड़ रहे थे। अगर कुछ नहीं बदल रहा था तो वो उस रात का मंजर, किसी की गहरी आंखों की झलक, किसी के कलोन की मधम खुशबू, और किसी की नफरत अंगेज निगाहें। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद वो अपना बैग संभालते रिक्शे से उतर गई। इस वक्त उसका घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अपने घर जाने के बजाय वो पड़ोस वाले घर के सामने रिक्शे से उतरी थी। शायद लारेब कासिम से बात करके बेहतर महसूस होने लगे। वो आगे बढ़ने ही लगी थी, फिर अगले ही पल तायम्मा के ख्याल पर वो रुक गई। पहले ही मूड खराब है, फिर तायम्मा की बातें। क्या मसले हैं यार अम्माओं अब्बाओं के। अब बंदा 2 घड़ी अपने कज़न से सुकून से मिल भी नहीं सकता। उसने पाँव पटका और फिर अपने बैग के स्ट्रैप को बददिली से थामती वो अपने घर की जानिब बढ़ी। ओए शेरनी! दूर से कासिम के चिल्लाने की आवाज़ जैसे उसकी समातों से टकराई, वो रुक गई और सर उठाकर सामने उसकी जानिब देखने लगी। वो गाड़ी की विंडो से मुंह निकाले हाथ हिलाते उसकी जानिब देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अंजला ने महसूस किया कि कासिम के साथ साथ गाड़ी में कोई और भी मौजूद है। कासिम के दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा नहीं था, और जो चंद एक दोस्त थे वो और लारेब उनसे वाकिफ ही थे, मगर उसके साथ वाली सीट पर बैठा शख्स कौन था वो पहचान नहीं पा रही थी। सामने से पड़ती धूप से उसकी आंखें चुंधियाने लगी थीं। वो फिर भी आंखें सुकेड़े यकटक सामने देखने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी तहकीक में इस कदर गर्क थी कि कब कासिम गाड़ी से निकलकर उसके सर पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। कासिम ने उसके पास पहुंचकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिस पर वो दुबक गई। क्या हुआ, डर गई? उसने गर्दन को थोड़ा पीछे करते हुए हैरानी से अंजला को देखा। वो आहिस्ता से नफी में सर हिलाने के बाद वापस से सामने देखने लगी। गाड़ी में बैठा शख्स डैशबोर्ड पर झुका शायद कुछ ढूंढ रहा था। अंजला को महसूस हुआ जैसे वो जानबूझकर डैशबोर्ड में से कुछ ढूंढने की अदाकारी कर रहा हो। उफ अंजला, तुम्हारे मफरूजे। रक्षे पर आयो, लगता है आज मूड खराब है। वो मुस्कुराते हुए अंदाजा लगा रहा था। मुझे एक दोस्त की तरफ जाना था, तो ड्राइवर को कह देती, वो छोड़ देता। जब पता है चाचू को तुम्हारा यूं आना जाना अच्छा नहीं लगता, फिर सुधरती क्यों नहीं हो? उसने शरारत में उसकी पोनी खींची। अंजला ने उलझन अमेज अंदाज में उसे घूरा और फिर अपनी पोनी ठीक की। आपके चाचू को तो हम भी नहीं पसंद, फिर क्या करें, दुनिया छोड़ दें? उसने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए पूछा। उसके आप कहने पर कासिम सर झटकता हंस दिया। अंजला, तुम्हारा कोई मिडिल लेवल नहीं है, या तो एक्सट्रीमिस्ट या फिर लीनियंट। उसने ढिठाई के साथ नाम में सर हिला दिया। चाचू बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं ना? वो फिक्रमंदी से कह रहा था। मुझे आपके चाचू के गुस्से की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, और वैसे वो भी कौन सा यहाँ है? उसने नाक से मक्खी उड़ाई। कासिम ने उसे ताज्जुब से देखा। वो फौरन से उसकी तसल्ली करवाने के लिए दोबारा बोल पड़ी। फिक्र नहीं करो, अभी ताज़ा ताज़ा क्लास लगाई है तो 1 महीना आराम से निकल जाएगा उनका। उसने कहने के साथ ही उसके बाजू पर हाथ मारा था। वो सर झटकता हंस दिया। हमारे घर जा रही थी, फिर गई क्यों नहीं? उसने उसका चेहरा पढ़ा। वहाँ शरारत की कोई रमक नहीं थी। वो हकीकतन उसके ना जाने की वजह जानना चाह रहा था। माई प्लेट इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ स्पाइसेस। अंजला ने अपनी हंसी जब्त किए कदरे संजीदगी से कहा। कासिम ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा। तुम मेरी माँ को मिर्च कह रही हो? तौबा करो, वो फौरन से बोली। कासिम के दिल को एक गोशा इत्मीनान हासिल हुआ जो अगले ही पल गारत भी हो गया। अम्मा को नहीं, अम्मा की लैंग्वेज को। ताई अम्मा की लव लैंग्वेज काफ़ी यूनिक है। नहीं, तुम्हारा भी वैसे उनसे कुछ खास मुख्तलिफ हाल नहीं है। वो माँ के दिफा में बोला। जब वी बोथ शेयर द सेम इंटरेस्ट, और यू कैन से आवर स्टेक्स आर एसोसिएटेड विद द सेम पर्सन। ओ हेलो, इस स्टेक का इंटरेस्ट ना कहीं और है। वो अपनी शर्ट का कॉलर अदा से उठाते हुए बोला था। अंजला इस्तेज़ाइया हंसी। उस इंटरेस्ट से पूछा भी है कि उसका इंटरेस्ट किस में है? इस जुबान को ना कभी सांस भी लेने दिया करो।
कासिम ने उसे शर्म दिलानी चाहिए, जिसे उसने हमेशा की तरह हंसी में उड़ा दिया और सर झटकती आगे बढ़ी। जब ये कासिम सूरज से उसकी जानिब लुका था। मैं छोड़ आता हूँ। उसने अंजला के बैग को पकड़ा। वो हंसी। ये हैंड बैग है डियर कासिम, जिसे औरतें हाथ में एक अदा से उठाना अपनी शान समझती हैं। उसने कहने के साथ ही हाथ में पकड़े बैग को उसी शान वाले अंदाज में बाजू में डाला था। तुम और तुम्हारी शान, अभी जोर से पकड़ा है तो तुम्हारी शान के इधर ही पर खच्चे उड़ जाने हैं। कासिम ने एक बार फिर बैग को अपने गिरफ्त में लेते हुए कहा, इधर दो। ओ कम ऑन, ये अब इतना भी भारी नहीं है कि मैं उठा भी ना पाऊँ। सारा रास्ता खुद ही उठा कर आई हूँ। हाँ खैर, उठाओ तो तुम अच्छों को सकती हो। कासिम ने उसे चिढ़ाया तो अंजला ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा भाई, उठा सकती होगी तब जब मैं पास नहीं होता हूँगा, लेकिन जब मैं पास हूँ तब तुम्हें अपने काम खुद करने की क्या ज़रूरत है। वो एक बार फिर से उसकी बात पर हंसती। मैं अब स्कूल जाती बच्ची नहीं हूँ जिसका बैग थामने के लिए तुम दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करोगे। मेरे लिए तो हो। उसने बड़ी सहूलत से इतराफ़ किया था। अगर ताई माँ को पता चल गया तो? वो उसे डराने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही थी। जितना तुम अपने ताई माँ से डरती हो ना, इतना मेरे चाचू से डर लिया करो, तो यकीन जानो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपके चाचू के डर ने मेरी ज़िंदगी में जो बिगाड़ पैदा कर दिया है ना, वो क़यामत तक ठीक होने वाला नहीं है। मजाक से चली बात किस जाने बढ़ गई थी, वो दोनों ही समझ नहीं पाए थे। कब लहजे की आंच ने हिस्से मजाक को धर लिया था, पता ही नहीं चला। तुम्हें बुरा लगता है ना जब मैं तुम्हें चाचू के मुताल्लिक कुछ कहता हूँ? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। अंजला ने कनखियों से देखा। गाड़ी में बैठा शख्स उनकी जानिब ही देख रहा था। उसने गैर महसूस से अंदाज में गर्दन घुमाकर सामने खड़ी गाड़ी में बैठे शख्स को बराह रास्त देखना चाहा, मगर वो बैक सीट की जानिब मुंह कर गया। अंजला ने वापस से अपनी नज़रें फेर लीं। अंजला, तुम जानती हो ना, हम सिर्फ कज़न्स नहीं हैं, हम दोस्त भी हैं। मैंने तुम में और लारेब में कभी फ़र्क नहीं किया। बाबा और चाचू के बीच की खलीज को मैंने कभी भी तुम्हारे और अपने बीच नहीं आने दिया। मैं तुम्हारी जानिब से वो कोताही कभी नहीं बरतूंगा जो तुम्हारे ख्याल में चाचू आज तक बरते आए हैं। तुम जानती हो ना। वो अब संजीदा था, चेहरे पर मजाक की एक भी रमक नहीं थी। अगर तुमने यही बहन वाली बात तायम्मा को बता दी होती ना, तो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ी तुम्हें एक शिकारी निगाहों से ना देख रही होती। अंजला ने उसके हाथ से अपना बैग वापस लेते हुए कहा। अंजला, कह दो तुम मजाक कर रही हो। वो इस वक्त अपनी माँ को वजाहत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, और वो भी अपने दोस्त के सामने। मैं मजाक कर रही हूँ, वो कहकर वहाँ से भागी थी। कासिम दांत पीस कर रह गया। अपना वक्त भी आएगा अंजला की बच्ची, वो इसके पीछे से चिल्लाया था। वो भी घर की जानी पड़ती हाथ उठाकर बोली, हाँ हाँ देख लेंगे मेरे कंगफू पांडा। अब अगला सीन। फरहीन बेगम लाउंज में सोफे पर टांग रखे बैठी कोई ड्रामा देख रही थी। जब अंजला ने अंदर दाखिल होते हुए उन्हें सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम माय हार्ट क्वीन। सलाम कहते साथ ही वो ऐन उनके साथ वाले सोफे पर टांगे फैलाती विराजमान हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। वो अभी तक नाराज दिखाई दे रही थी। अंजला ने उनका हाथ थामते हुए अपने साथ सोफे पर पीछे को गिरा लिया। असूलन मुझे नाराज होना चाहिए था आपके साथ, मगर मैं नहीं हुई ना, तो आप क्यों हो रही हैं? अंजला, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। आपने झूठ क्यों बोला? ना आप झूठ बोलती ना ये सब होता। बिल्कुल गलत, तब भी यही होता। मैं अगर उन्हें साफ साफ मना कर देती तो क्या वो मान जाते? कभी नहीं। मुझे उनके दोस्त नहीं पसंद, और रोहेल तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसके चेहरे के तासुरात से उसकी नापसंदीदगी का अंदाज़ा बखूबी कर सकती थी। आपको मेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है ना? आपको ज़रा सा मेरा एहसास नहीं है अंजला। मैं जितना आपको मुसीबत से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, आप भागकर उसको गले लगा लेती हैं। उन्होंने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अंजला ने नज़रें चुरा लीं। वो अक्सर उनके साथ बात करते हुए नज़रें चुरा लिया करती थी। अगर आपकी परवाह ना होती तो मैं कब की इस जगह से, इस घर से, यहाँ के लोगों से भाग गई होती। उसने फरहीन बेगम का हाथ थाम रखा था। अंजला, उसकी बात ने उन्हें शौक दिया था। फिक्र ना करें, मेरी माजी में ही मेरे मुस्तकबिल का फैसले किया जा चुका है। भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। जब तक मैं हूँ आपके पास हर ऑप्शन है, मगर जज्बातियत की बेसिस पर नहीं। वो दो टोक अंदाज में बोली थी, फिर वापस से सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए वो गोया हुई। मेरी गुड़िया, वो तुम्हारे बाबा हैं। वो कैसे तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच सकते हैं? उनके सोचने का अंदाज गलत हो सकता है, मगर उस सोच के पीछे छुपी उनकी इंटेंशंस नहीं। सीरियसली,
आप अभी भी मुझे उनकी वजाहत दे रही हैं। उसके यूँ कहने पर वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। मुझे उनकी इंटेंशंस की रत्ती भर परवाह नहीं है। परवाह अगर है तो उनके उन फैसलों की जो मेरी ज़िंदगी पर असर रखते हैं। उसने कुछ पल के तवक्कुफ से बात कहा। उनकी इंटेंशन तो कभी मम्मा को हर्ट करने की भी नहीं थी ना, फिर क्या हुआ, आपको भी हर्ट कर दिया ना। बात करते हुए उसे यूँ लगा जैसे उसके गले में कांटे उग गए हों। इस तकलीफ़ के बायस उसका लहजा भी तल्ख हो गया। अंजला, वो महज इतना ही कह पाई थी। अगर वो कहती थी कि उसे सब याद है तो उसे सब याद था। कितना, किस हद तक याद था, उसका अंदाज़ा वो नहीं कर सकी थी और ना ही कभी पूछ पाई थी। आप आइंदा उन्हें हमारे बीच ना लाइएगा। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तुर्श हो गया। फिर भी झूठ को किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी दो टोक अंदाज में सच का प्रचार किया। अंजला ने उनकी गोद में सर रखा तो उन्होंने उसके बाल सहलाने की बजाय अपना हाथ वापस खींच लिया। ये उनकी नाराज़गी दिखाने का तरीका था जो अंजला को एक नई तकलीफ से रोशनास करा गया था। अंजला ने आंखें बंद करते हुए जब्त किया और फिर जब बोली तो लहजा हर किस्म के तासुर से पाक था। जब कभी माँ प्यार देने से मना कर देना तो औलाद की दुनिया रुक जाती है। अगर माँ ही धुतकार दे तो फिर औलाद के पास जीने का कोई जवाब नहीं रहता। जब जन्नत ही ना रहे तो क्या जहन्नुम और क्या उसका अजाब। उसकी बातों ने फरीम बेगम को लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो, यूं जैसे उसे सारा खून उचड़ गया हो। वो ऐसी ही थी, यूं ही बड़ी बड़ी अजियत वाली बातें बोल जाया करती थी। सिर्फ बोला नहीं करती थी, उनकी तकलीफ को अपने दिल में कहीं उतारा भी करती थी। अंजला ने उनकी गोद से अपना सर उठा लिया और सीधी होकर उठने लगी जब उसकी नज़र उनकी आंखों पर ठहरी थी जिनमें अब नमी उतर आई थी। एक बार फिर अपनी तकलीफ को पसे पश डालकर उसने आगे बढ़ते हुए उनका हाथ थाम लिया। मुझे लगता था मैं आपको एक नॉर्मल फैमिली वाला माहौल दे सकती हूँ, मगर आई फेल्ड बैडली। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में उससे कह रही थी। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं, आपने अपनी इस्तात से बढ़कर किया है। जब आपका हम सफ़र, आपका शरीके हयात ही चीज़ों को बेहतर करने के लिए तैयार ना हो, तब आप अकेले ही क्या कर सकते हैं मॉम। मगर ये ज़िंदगी तो नहीं थी जो मैंने आपके लिए सोची थी। मेरे यहाँ आने का मकसद ही आप थी और देखें, मैं उसी में नाकाम हो गई। आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाई। हालात ने आपको इतना तल्ख़ कर दिया और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इदराक कर पाती। वो सर झुकाए उसके हाथों को देख रही थी। मेरी तरफ देखें। उसने उनके चेहरे को थामते हुए अपनी जानिब किया। मैं बहुत खुश हूँ, देखें सब सेट है और ज़ुबान ये मेरे कंट्रोल में नहीं, तो आप इसकी परवाह ना किया करें। वो अपने गाल फुलाए मुस्कुराई थी। उसके गाल में डिम्पल उभरा जो उन्हें हमेशा की तरह किसी की याद दिला देता था। उन्होंने उसे पकड़ते हुए अपने साथ लगा लिया। अपनी इस्तात से बढ़कर अपने कंधों पर बोझ मत डालें। ये दुनिया बड़ी सफाक है। लोगों को अगर एक बात पता चल जाए कि आप अपना बोझ उठाने से कहीं ज़्यादा के अहल हैं तो वो अपना बोझ भी आप पर डालते हैं, आपके वज़न में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। तो कुछ नहीं होता, हम उठा लेंगे। उसने दूर होते हुए उनकी आंखें साफ की। नहीं, नहीं उठाना, सिर्फ अपना बोझ उठाना है और इतना ही जितनी सकत है। उन्होंने नरमी से मगर दो टोक लहजे में बावर कराया था। अंजला ने उनकी बात से इत्तफाक करते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब मैं जाऊं चेंज करने? उसने गर्दन को थोड़ा सा तिरछा किए किसी बच्चे की तरह उन्हें देखा और फिर उसने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को बाहर मिलाए उन्हें स्माइल करने का इशारा किया। वो मुस्कुरा दी। अब अगला सीन। वो फ्रंट सीट की पश्त के साथ सर टेके सामने खड़ा कासिम को बड़े गौर से देख रहा था। इतने गौर से कि इसके दोनों आईब्रोज के बीच में मौजूद फासला सिमट गया था। जाने कासिम अपने सामने खड़ी लड़की से क्या बातें करना शुरू हो गया था जो वापस आना ही भूल गया था। वो लिपसिंग करने की कोशिश में भी मुसलसल नाकाम हो रहा था। यूं ही बातें करते करते कासिम ने उस लड़की का हाथ थाम लिया। वो उसका हाथ थामे बहुत नरमी के साथ उससे कुछ कह रहा था। बिला इख्तियारी उसने गाड़ी में बैठे पहलू बदला और मजीद सीधा होकर बैठा। उसके माथे पर मजीद बल नमूदार हुए। सामने खड़ी लड़की का चेहरा थका थका लग रहा था। कुछ था जो उसे उस लड़की के मुतल्लिक अजीब महसूस हो रहा था। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे से वाज़ेह हो रहा था उसे कासिम के हाथ थामने पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट इत्मीनान बख्श नहीं थी। वो उलझी उलझी लग रही थी, यूं जैसे कोई बोझ उठाए हुए हो। उस लड़की ने बात करते हुए उसकी जानिब देखा तो उन दोनों को यूं अपनी नज़रों के हिसार में लिए रखने पर उसे शर्मिंदगी हुई, जिस सबब उसने सूरज से उसकी नज़रों में आने से बचने के लिए अपना मुंह पिछली सीट की जानिब मोड़ लिया, यूं जैसे कुछ ढूंढ रहा हो।
उस लड़की ने अपना रुख वापस से फेर लिया तो वो अपनी सीट को बिछाते हुए लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। दिमाग कहीं उलझ गया था उसी एक नुक्ते पर जिसने उस लड़की के मुतल्लिक कुछ अजीब होने का अंदिया दिया था। सॉरी यार, देर हो गई, मैं अंजला को छोड़ने चला गया था। कुछ ही देर बाद कासिम ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते अपनी नशिस्त संभालते हुए कहा। हारिब भी अपनी सीट सीधी करते हुए उठ गया। उसने आंखों में कई सवाल लिए कासिम को देखा और कासिम हंस दिया। इतनी जल्दी भूल गए अपनी अंजला यार, कमाल चाचू की बेटी। वो इग्निशन में चाबी घुमाते हुए कह रहा था। अच्छा अंजला। हारिब भी याद आने पर हंस दिया। अगर नहीं याद आया तो बचपन के किस्से बताऊं, शायद कुछ याद आ जाए, कासिम ने शरारत से कहा। तो हारिब माफ़ी मांगते हुए हंसता चला गया। बिल्कुल पागल थी यार, अब भी है, यूं कह लो प्रो वर्जन ऑफ पागलिज्म। उसका बचपन याद आने पर दोनों ने एक साथ कहका लगाया था। वैसे तुम हम दोनों के साथ कांटेक्ट में थे, मुझे लगा अंजला के साथ भी हो गए, कासिम ने बात को जारी रखते हुए कहा। नहीं, उसने मोबाइल पर ही मसरूफ़ रहते हुए यकलफ्ज़ी जवाब इनायत कर दिया। कासिम उसके यकलफ्ज़ी जवाब पर बेसाख्ता ही बाआवाज़ हंस दिया था। हारिब ने मोबाइल पर से नज़रें हटाकर सवालिया नज़रों से उसको घूरा। क्या? अंजला भी ऐसी ही है, जो बात पसंद ना हो उसका जवाब यूं ही मुंह पर मारती है, और एक लफ्ज़ी जवाब, दो टोक बात कह देना तो उसका पसंदीदा मशगला है। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था तो ना चाहते हुए भी हारिब के लब मुस्कुरा उठे। ये जानकर अलग ही खुशी होती है कि दुनिया में एक अजूबे के साथ के 6 अजूबे और भी हैं, और फिर उन बाकी के 6 अजूबों में से अगर कोई आपके आसपास हो तो फिर खुशी नहीं फ़ख्र होता है। अब अगला सीन। उसकी आंख असर के वक्त खुली थी। उठते साथ ही वो वज़ू करने चली गई। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे और टेरेस के मलिका दरवाजे के पास आ गई। पर्दे खिड़कियों से हटे हुए थे। उसने खिड़की से आसमान की जानिब देखा जहां बादलों ने अपनी चादर डाली हुई थी, जिसके सबब सूरज को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वो वहां से हटती वापस से बेड पर आकर बैठ गई और मोबाइल उठाकर देखा, वहां अली का नाम जगमगा रहा था। अंजला ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया। बहुत बहुत मुबारक हो, अलैक सलाक के बाद दूसरी जानिब उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। किस बात की? उसने दराज से डब्बियाँ निकालकर 2 अपनी हथेली पर डालते हुए कहा। आपकी शादी की। सुना आपके शौहर बहुत अच्छे हैं, आपकी मोहब्बत में इतने दीवाने हैं कि आपके साथ साथ आपके मम्मी डैडी को भी अपने साथ उड़ाकर बाहर ले गए, और अब तो खैर से आपका बेटा भी 2 साल का होने वाला है। वो बिना ब्रेक लिए सब बोल गया। मुंह में मौजूद पानी को उसने जल्दी से अंदर उतारा था। एक सेकंड, ये सारी बकवास किसने कही है तुमसे? वो तैश में आई थी। किसने कहनी है? आपके पुराने मोहल्ले वालों ने बताया। मैं तो आपसे मिलने आया था, मगर पता चला आप शादी के फ़ौरन बाद परदेश चली गई हैं। तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसने सारी बकवास की है, फिर देखो मैं उसका क्या करती हूँ। अंजला के चेहरे को तसव्वुर करता वो गला फाड़ कर हंस दिया। यार पता नहीं, मैं तो उसी एड्रेस पर आया था। 20-21 साल की होगी, एक लड़की थी, उसने बताया। कौन थी, नाम बताया? नहीं, बस बालों में बहुत सारा तेल लगाया हुआ था। इनफैक्ट जब मैंने उसे काम वाली बुलाया तो उसे बुरा भी लगा। वो याद आने पर हंसा और फिर फ़ौरन बोला, और उसके हाथ में मौजूद किताब पर आपका नाम भी लिखा हुआ था। और वो काफ़ी हद तक गुत्थी सुलझा चुकी थी। हाँ, किसी ने उसे आवाज़ लगाई थी, लोबिया टाइप उसका कुछ नाम था। वो उस वक्त उसके नाम को जिस चीज़ के साथ तशबीह दे सकता था वो लोबिया ही था। आपकी बार अंजला का कहका बुलंद हुआ था। हाँ, है एक काम वाली, वही होगी। तुम कल फ्री हो तो आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। कल तो मैं माँ के साथ शहर से बाहर जा रहा हूँ, उनको अपने रिश्तेदारों से मिलना है, वापसी पर ज़रूर। उससे पहले अंजला उसको नसीहत करती, दूसरी जानिब से फ़ौरन से दोबारा लाइंस में हरारत पैदा हुई थी। उन्हें तंग मत करना, जो लोग अच्छे हैं उनके दिल मैले नहीं करने चाहिए। अगर वो बुरे लोगों के साथ भी भलाई करना चाहें तो करने देनी चाहिए। यूँ दुनिया में अच्छाई बाकी रह जाती है, और अल्लाह का फजल भी। वो एक ही सांस में उसकी बहुत बार की जाने वाली नसीहत को दोहरा गया। फिंगर टिप्स पर हैं आपकी नसीहतें। हाँ, बस इन नसीहतों को हाथों की उंगलियों पर ही रखना, दिमाग में ना उतरने देना कभी। अंजला के शिकवे पर वो हंस दिया। अब अगला सीन। कासिम इस वक्त कोई टॉक शो देख रहा था। यूं ही टीवी पर नजरें जमाए फिर दिमाग में ख्याल आया। ख्याल क्या, शैतानी शरारत। वो मुस्कुरा दिया और सामने स्क्रीन पर चलते टॉक शो पर से नज़र हटाते हुए उसने साइड मेज़ पर पड़े अपने मोबाइल को खोला और उस पर टाइप करने लगा। क्या कर रहे हो? फारिग हो तो घर आ जाओ।
मैसेज भेजने के बाद उसने मोबाइल अपनी जेब में डाल दिया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। उसने भी महज इरादा ही किया था उससे मिलने जाने का, और अकबर दरवाजे की जानिब बढ़ ही रहा था जब उसे पीछे से अम्मा ने आवाज़ लगा दी, कासिम कहाँ जा रहे हो? दोस्त की तरफ। उसकी समिया बेगम की जानिब पश्त थी। कासिम ने आंखें बंद करते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। वो जानता था अगर वो बताएगा इस वक्त वो किससे मिलने जा रहा है तो एक नया लेक्चर शुरू हो जाएगा, मगर माँ तो माँ होती है, चाल ढाल से ही देखकर बता सकती है कि औलाद किधर के लिए पर तोल रही है। और ये दोस्त कौन है? उन्होंने आपकी बात थोड़े सख्त लहजे में पूछा। अंजला, अंजला से मिलने जा रहा हूँ, और मैं हरगिज़ भी ये नहीं पूछूंगा कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको एतराज़ ही एतराज़ है। आपकी बार उसने उनकी जानिब मुड़ते हुए कहा, तुम्हें आखिर मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती, जबकि तुम जानते हो मुझे तुम्हारा अंजला के साथ मिलना पसंद नहीं है। गुस्से के सबब उनकी आवाज़ भी बुलंदी को छू रही थी। और आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता? वो मेरी कज़न और बहुत ही अच्छी दोस्त है। वो सिर्फ अभी दोस्त है तो तुम माँ से यूं जुबान लड़ा रहे हो, कल को कुछ और होगी तो मुझे तो तुम किसी खातिर में नहीं लाओगे। बाप का तो पहले ही बस नहीं चलता कि कब उसे उठाकर अपने घर ले आए। वो उसके पास पहुंचते हुए बोली, माँ। उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद को पुरसकून किया। मेरा उससे क्या रिश्ता है और मुस्तकबिल में क्या बनता है, मुझे किसी भी सूरत इसकी परवाह करने से बाज नहीं रख सकता। मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर आप उस गलत फहमी की ऐनक को उतार कर चीज़ों को देखेंगी तो आप पर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और मुमकिन है आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाए। कासिम जानता था अगर वो उनको एक जवाब देता तो वो आगे से 2 सवाल करती और फिर यूं ही सवालात और जवाबात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहता। इसलिए अपने सुनाने के साथ ही वो बाहर की जानिब बढ़ गया। अब अगला सीन। वो अपने कमरे में बेड पर पाँव वाली जानिब सर और सर वाली जानिब पाँव किए लेटी हुई थी। खिड़कियों पर से पर्दे हटे होने के सबब बादलों के पीछे छुपे आफताब की नरम गरम किरणें माहौल को खुशगवार बना रही थी। दिन के उजाले के सामने पास ही मेज़ पर पड़े लैंप की मसनूई रोशनी भी मध्यम पड़ रही थी। वो यूं ही होंठों पर मुस्कुराहट लिए मोबाइल की स्क्रीन को बड़े ही नमाक से देख रही थी जब कासिम ने मोबाइल उसके हाथ से खींच लिया। वो फ़ौरन से बेड से उठती सीधी हुई थी। यार मोबाइल वापस करो, मुझे अपने दोस्त को जवाब देना है। वो हाथ में मोबाइल पकड़े उसके बेड पर आकर बैठ गया और गर्दन में नफी लाते हुए मना किया, ना ये तो अब नहीं मिलने वाला। अंजला उसके हाथ से अपना मोबाइल झपटने के लिए फ़ौरन उसकी जानिब लिपकी, जिसे बचाने के लिए कासिम 180 की स्पीड से अपना हाथ वापस खींचा था और नतीजतन उसके हाथ में पकड़ा अंजला का मोबाइल हंगामी लैंडिंग करते हुए दोनों के चेहरों को फक कर गया। वो जल्दी से उठती हुई तेज़ी से अपने मोबाइल की जानिब भागी जो इस वक्त ज़मीन पर आराम फरमा रहा था। उसने अपना मोबाइल उठा लिया और फिर एक अफसोस भरी नज़र मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर और दूसरी खूनख्वार नज़र कासिम पर डाली। बस कर दो, इस दो आने के मोबाइल के लिए किस कदर फिक्रमंद हो रही हो, और ये दोस्त जो गाजी बनकर मिलने आया है उसकी परवाह ही नहीं। वो अपने टूटे मोबाइल की स्क्रीन के दुख में इस कदर महवती जान ही नहीं पाई कि कासिम उसके दराज की भरपूर तलाशी लेने के बाद वहाँ से चिप्स का पैकेट बरामद कर चुका है। हाँ तो किसने कहा है अपने औकात से बड़े काम करने को, और तो और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को हसरत भरी निगाहों से देखती हुई ज़मीन पर से उठती उसके पास बेड पर आ गई। हाँ पहले कम नुकसान किया है ना, अब जो बचा है वो भी खा जाओ। कासिम ने उसके हाथ में पकड़े टूटी स्क्रीन वाले मोबाइल को लेते हुए अपनी जेब में डाल दिया। दिल ने, ये जो दिल है ना, मानता ही नहीं है, कहता है जैसी भी निकम्मी फूहड़ है तो दोस्ती। ये तुम लोगों के खुद के घर में खाने को कुछ नहीं होता, जब भी आते हो यूँ लगता है अफ्रीका से आए हो। अंजला ने उसके हाथ में पकड़े पैकेट से चिप्स का टुकड़ा मुंह में डाला। जब सारे पैसे तुम हड़प कर लोगी तो हमारे पास क्या बचेगा? ओह प्लीज़ डोंट प्रिटेंड यू आर लिविंग हैंड टू माउथ। उसने आंखें घुमाते हुए कहा तो कासिम बिला इख्तियार ही हंस पड़ा। यूं ही हंसते हुए कासिम ने उसका नाक पकड़कर हिलाया जैसे उसके सामने बैठी अंजला कोई 5 साल की बच्ची हो। कासिम! वो जिद हुई थी। कासिम ने मुस्लिहतन अंदाज में दोनों हाथ उठा दिए। क्या आज फिर दंगल लगेगा? कासिम ने सारा ध्यान चिप्स के पैकेट की जानिब किए पूछा। यहाँ होते तो लग जाता, मगर खुशकिस्मती से वो घर पर नहीं है। वो अपने बाजू बेड पर टेक दे आरामदेह होते हुए बोली। वैसे तुम्हें चचा पर तरस नहीं आता, एक तो बेचारे तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं और तुम। हाँ बाज आई मैं ऐसी फिक्र से। कहने के साथ ही उसने चिप्स वाला पैकेट कासिम के हाथ से ले लिया था। बस कर दो, 50 का पैकेट, अब क्या इसमें से भैंस निकालोगे? तुम्हें तमीज़ कब आएगी? तुम ताई अम्मा से बगावत करके इसलिए आए हो कि मुझसे पूछ सको कि तमीज़ कब आएगी?
नहीं, मैं अपनी औकात से बाहर के ख्वाब नहीं देखता। जिसको बड़े बड़े ना तमीज़ सिखा पाए उसका मेरे पूछ लेने से कहाँ तमीज़ आ जाएगी। नॉट पॉसिबल। उसने वापस से अपने चिप्स का पैकेट झपटा था। आपके यहाँ आने का सबब? इसके खुद को यूं आप कहने पर वो फिर से हंसा था। अब्बा कह रहे थे ज़रा देख कर आऊँ, अगर अभी तक रो रही है तो फिर हम कश्तियों का बंदोबस्त कर लें। अंजला ने एक बार फिर से उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लिया। चलो देख लिया ना, आप जाओ अपने घर। ये भी तो मेरा ही घर है। कासिम ने वापस से चिप्स वाला पैकेट उसके हाथ से ले लिया। हाँ? वो उसके जवाब पर मुंह खोले से देखने लगी। तुम्हारा घर भी तो मेरा ही है, जैसे मेरा घर तुम्हारा है। उसने कहा तो बड़े प्यार से, मगर अंजला की तशवीश बड़ी थी। अंजला को महसूस हुआ वो उसे कुर्बानी वाले बकरे जैसा प्यार दे रहा है। तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है ना कासिम? वो हंसा। हाँ, उसके सही अंदाजे को गलत साबित करने के लिए वो हंसा था। अरे सच में बुद्धू, अब्बा फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। ताया खुद नहीं आए ना मिलने। डैड कितने अनलकी हैं, अपने रवैये से कितने प्यारे रिश्तों को खो रहे हैं। कासिम ने उसके चेहरे को मुरझाते देखा था। वो हसास थी। ये अलग बात थी कि वो मानती नहीं थी। तुम ताया अब्बा ऐसा कहना है, मैं बस अभी आ रही हूँ उनसे मिलने। बात करते करते ही दिमाग में कुछ ख्याल आया, मगर वो उसको जुबान पर लाने से रोक गई। आ जाओ, शाम में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अंजला को ना करने के लिए मुंह बनाता देख उसने फौरन से कहा। फिक्र नहीं करो, अम्मा घर पर नहीं है। बाग के इख्तिताम पर वो चिप्स का खाली पैकेट उसके बेड पर उछालता बाहर निकल गया था। अंजला उसके पीछे से चिल्लाई थी, मगर वो बिना रोके आगे बढ़ गया। यार, तुम कचरा डस्टबिन में नहीं फेंक सकते? नहीं। बिना वीडियो के महज कासिम की आवाज़ ही आई थी। अब अगला सीन। अंजला के ताया अब्बा का घर बिल्कुल उनके घर के साथ ही था, इसलिए उनके यहाँ जाने से पहले उसे कुछ खास सोचना नहीं पड़ता था। माँ सिवाय ताया माँ की चारों तरफ घूमती नज़रों के और जेम्स बॉन्ड 007 की जानशीनी से। उनको जाने अंजला से किस चीज़ का बैर था जिसे वो बिना कोई लिहाज रखे मुंह पर मार देती थी। यूं कि घर के एक एक फर्द को उनकी इस चीज़ से नागवारी का एहसास था। कासिम के उसे अपने हाँ बुलाने के सबब उसने बिल आकर हिम्मत जुटाकर वहाँ जाने का फैसला कर ही लिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो दरवाजे के सामने रुक गई। एक नज़र उस बंद दरवाजे पर डालकर उसने गर्दन मोड़कर अपने घर के दरवाजे को देखा, फिर सती हुई नज़रों से वापस उस बंद दरवाजे को देखा जिसके सामने वो खड़ी थी, और दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ाया। मगर जैसे ही दरवाजे को खोलने लगी, फिर ख्याल आया कि क्यों ना तैयम्मा की शर्त से अल्लाह की पनाह मांग ली जाए। उसने जल्दी से हाथ वापस से खींचते हुए आंखें बंद करते ही आयतल कुर्सी पड़ी और फिर अपने आप पर फूंक मारी। जैसे ही आंखें खोली, एकदम से उसे अपनी धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। अंजला, क्या हो गया यार? इतना तो लड़कियां अपनी सास से नहीं डरती जितना तुम ताई माँ से डर रही हो। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और ऐन दिल के ऊपर थपकी दी। रिलैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम कौन सा उनकी जुबान की चाशनी पहली बार चखोगी? इतनी हम कलामी के बाद भी सुकून नहीं पड़ा तो उसने झुंझलाहट से पाँव ज़मीन पर मारे। क्या मसला है यार, क्यों मुझे डरा रहे हो? उसने अपने दिल को डपटा, जो कुछ अनचाहा हो जाने के खौफ से एहतजाजन मामूल से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। उसने एक लंबी सांस खींचकर खुद को पुरसकून किया और फिर अपने कंधे तक आते बालों को हाथों की उंगलियों से सेट किया और दरवाज़ा खोलती घर के अंदर की जानिब बढ़ाई। सच छुकर जैसे ही वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने ही उसे लॉन में बैठा नजर आ गया। वो चेहरे पर शरारत सजाए दबे दबे पाँव उसकी जानिब बढ़ने लगी। जब खदशा हुआ उसकी जूती का शोर उसके आने की चोगली मार देगा, तो उसने कुर्सी से थोड़ा ही दूर अपना जूता उतार दिया और नरम नरम घास पर नंगे पाँव आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगी, यूं कि उसके पाँव तले आती घास में भी जंबिश ना हो। ऐन उसके सर पर पहुंचकर उसने अपनी हंसी दबाई। क्या खूब मौका था आज हिसाब पूरा करने का। हैरत की बात थी आज कैसे उसके सितारे सही मैदान में घूम रहे थे। तारीख गवाह थी, जब जब उसे अपने सितारे सही मैदान में घूमते हुए महसूस हुए थे, तब तब अगले ही पल उसकी किस्मत ने 32 दादों के साथ उस पर कहका लगाया था। अंजला ने बिना एक लम्हे की ताकीर के उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। बस भाई, इस दोस्त की फिक्र है जो वहाँ बैठी है, और यहाँ जो हम खतरों से लड़कर मिलने आए हैं उसकी परवाह ही नहीं। उसने उसकी कुर्सी का मजीद करीब होते हुए उसके कंधे पर झुकते बाएं कान में कुछ देर पहले बोले गए उसके डायलॉग को उस पर ही लौटाते हुए एक हाथ भी जड़ दिया। मगर हाय रे किस्मत, जैसे ही सामने कुर्सी पर बैठा शख्स अपनी शहादत की उंगली को मोड़े, अपने मुस्कुराते लबों पर रखे, अपनी कुर्सी से खड़े होते उसकी जानिब पलटा, तो अंजला को अपने चारों जानिब 32 दांतों के साथ किस्मत के कहके सुनाई दिए। काश काश वही डायलॉग बाजी करने से पहले कुर्सी पर बैठे उस शख्स का चेहरा देख लेती, तो एतमाद की जगह भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती।
बहुत अच्छे से आज उसे चिल्लो भर पानी में डूबकर मरना, पानी में नाक डबोना, ज़मीन फटे और उसमें समा लिया जाए, जैसे कई मुहावरे नज़रों के सामने हकीकत होते हुए महसूस हो रहे थे। वो वाइट राउंड नेक शर्ट के ऊपर मिंट ग्रीन कलर की ड्रॉप शोल्डर लॉन्ग स्लीव शर्ट के साथ कॉर्न सिल्क कलर की कॉटन पैंट पहने हुए था और पाँव वाइट स्नेकर्स में मुकीद थे। बाजुओं को वो कोहनियों से कुछ नीचे तक फोल्ड किए हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। मिंट ग्रीन कलर उसकी सफ़ेद रंगत को उभार रहा था। अंजला की नज़र उसके चेहरे पर से हटती उसके बाएं बाजू में पहनी घड़ी पर जा टिकी। वो रोलेक्स की घड़ी थी, मगर उसके लिए हैरानकुन बात यह नहीं थी कि वो एक मशहूर और कदरे महंगे ब्रांड की घड़ी पहने हुए था, बल्कि ये थी कि उसका टेस्ट किसी और से बहुत मिलता था। ये घड़ी उसने किसी और के हाथों में भी देखी थी। हाँ, रुहेल के हाथ में। सामने खड़े शख्स ने मजीद उसकी जानिब एक कदम लिया और फिर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उसकी ख्याली दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दी। वो एकदम से होश की दुनिया में लौटी और बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखा। फिर अगले ही पल आंखों को जोर से बंद करके खोला कि शायद आंखें ठीक से देख ना पा रही हों। मेरी नज़र कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है, वो खुद से बड़बड़ाई। सामने वाले के लब फैलते चले गए। अंजला के माथे पर बल उभरे थे। मैं ही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए याद दहानी करवाई। क्या ऊंचा बोल गई? सामने वाले के लम्बों पर वैसी मुस्कुराहट बरकरार रही तो वो समझ गई कि वो सरगोशियाँ नहीं बड़बड़ा रही थी, यूं कि वो सुन भी रहा था। ओए, इतनी फास्ट सर्विस! पीछे से कासिम की आवाज़ सुनाई दी तो फौरन से उसकी जानिब पलटी। सच शुक्र कोई तो अपना दिखाई दिया था। एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में कॉफ़ी का कप थामे कासिम आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आया और कदरे हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, आज तुम इतनी जल्दी आ गई? वाह! अंजला ने मुस्कुराने की कोशिश की और साथ में जल्दी से मोबाइल वाला हाथ अपने पीछे छुपा लिया। अगर कासिम को उसकी हरकत का पता चल गया तो वो न जाने कितने दिन उसे इस बात पर चिढ़ाता रहेगा। अभी आई हूँ, वो मजबूरन मुस्कुराई। इतना मजबूरन के साथ खड़ा शख्स भी उसकी हालत से महसूस हुए बिना नहीं रह सका और उसने अपनी हंसी छुपाने के लिए गर्दन झुका ली। कासिम ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़े दोनों मग मेज़ पर रख दिए। मीठी शाम में गरम गरम मशरूबात में से उड़ती भाप हवा के संग झूमने लगी थी। हकला क्यों रही हो? किसी की बददुआ तो नहीं लग गई? कासिम ने कदरे हैरानी से इस्तेज़ाई अंदाज में उसे देखा। क्या कहती कि कुछ देर पहले किए जाने वाली हरकत के सबब उसके मुंह से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे। वो किसका मोबाइल छीन बैठी थी? जाने वो उसकी इस कदर बेतकल्लुफ़ी पर क्या सोच रहा होगा। उफ अल्लाह! एक साथ इतनी सारी सोचें। उसने शर्मिंदगी के एहसास तले एक बार फिर आंखें बंद करके खोली। उफ अंजला, उफ! तुम्हें भी मजाक करने के लिए इसका ही दोस्त मिला था। उसका परसोना बहुत जाना पहचाना महसूस हो रहा था। उसके पास से उठने वाली खुशबू, उसके जानिब से आने वाली कशिश। वो इस शख्स की जानिब देखना भी चाह रही थी और नहीं भी। वो मुसलसल खुद को उसकी जानिब देखने से रोक रही थी। अच्छा आओ, तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो जो अपने बाएं जानिब खड़े शख्स को नज़रअंदाज की सारी तवज्जो सामने खड़े कासिम पर मरकूज किए हुए थी। कासिम ने उसका हाथ थामते हुए उसका रुख उसकी बाएं जानिब खड़े शख्स की जानिब कर दिया। पहचाना? कौन है ये? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। सामने खड़ी शख्स की आंखों में उभरने वाली चमक और लबों पर फैलती मुस्कान उसके होंठ मजीद सिमट गए। आंखों में हैरानी, बेयकीनी, नाआशनाई क्या झलक रहा था उसे परवाह नहीं थी। वो बिना मुस्कुराए, बिना पलकें झपकाए, दिमाग के पन्नों पर उबलते नुक्तों को मिलाते हुए किसी का अक्स, किसी का वजूद बनाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, फिर भी सामने खड़े शख्स की आंखों की चमक वैसी ही बरकरार थी। उसकी आंखों में उभरती चमक, कितनी अजीब आंखें थीं जो बिला वजह चमक रही थीं। लब थे जो बिना बात के फैल रहे थे। सामने खड़ा शख्स मुस्कुराते हुए उसके दिमाग में उलझी पजल को सुलझाने में मदद कर रहा था। वो अभी तक हैरानी से उसे ही देख रही थी। कासिम ने उसका बाजू हिलाया। नहीं पहचाना ना? अंजला ने सामने खड़े शख्स पर से नजरें हटाते हुए कासिम की जानिब देखा और फिर वापस से सामने उस शख्स पर नजरें मरकूज किए हुए नफी में गर्दन हिलाई। मोबाइल वाला हाथ अभी तक पीछे था, बेहिस्सो हरकत। आई न्यू इट। वो यूं खुश हुआ था जैसे शर्ट लगाने वाला शर्ट जीतने की खुशी में। काफ़ी चेंज हो गया है ना? और फिर तुम्हारे साथ तो कांटेक्ट में भी नहीं था। उसके इनकार पर सामने खड़े शख्स के लब कदरे सिमटे थे। नहीं, इसे यूं महसूस हुआ था। वो तो अभी तक मुस्कुराते हुए बहुत दिलचस्पी के साथ उसे देख रहा था। अंजला ने एक बार फिर से अपनी नज़रों का जाविया बदलते हुए कासिम की जानिब उलझते हुए अंदाज में देखा। ये हमारी दूरी का असर है या किसी की कुर्बत का, जो इस शैतान की नानी भी शर्माने लगी हैं? उसको खामोश देख खालिद ने चोट की और कासिम के कहके ने माहौल को रौनक बख्श दी। वैसे शैतान की नानी का हाथ काफ़ी भारी हो गया है। उसने अपना कंधा सहलाया था और कासिम उसका तो हमेशा की तरह फ़ख्रिया कहका बुलंद हुआ था।
वो जब भी किसी पर जोर आजमाई करती थी वो फ़ख्र ही करता था। शर्माए और अंजला, हाँ ये हो सकता है तुम्हारे पर गिन रही हो, तुम्हारे पर गिन रही हो, वो भी काटने के लिए। एक बार फिर दोनों के कहके ने एक साथ उड़ान भरी थी। मार ली बोंगिया, अब मैं जाऊं? हारिफ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए उसने कासिम से कहा। अरे अरे तुम तो नाराज़ हो गई, चलो मैं ही बता देता हूँ। वो हारिफ की जानिब देखकर मुस्कुराया। ये वही है जिसके दोस्तों को बचपन में तुम डरा कर भगा देती थी। इसको हिंट देने के बाद वो भवें उठाए उसे देख रहा था, यूं जैसे कह रहा हो कि याद करो याद करो। हारिफ, उसके लबों ने सरगोशी की। कासिम ने इश्ताक से ताली बजाई। जी हारिब, हारिब हमदानी, महमूद अंकल के लाल, इकलौते सपूत। कहने के साथ ही उसने हारिब के कंधे पर अपना बाजू रख दिया। अस्सलाम वालेकुम शैतान की नानी। अब जान पहचान हो गई थी, सलामती भेजना तो बनता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद मसरूफ़ हो, मैं फिर आ जाऊंगी। वो एक बार फिर से उसे नज़रअंदाज करती कासिम से मुखातिब हुई थी। मगर तुम्हें तो बाबा से मिलना था ना। कहने के साथ ही कासिम ने उसे आंखों से इशारा किया सलाम के जवाब देने का, मगर हमेशा की तरह इस बार भी उसके इशारों की सियासत को उसने हथेली पर रखते हुए फूंक से उड़ा दिया। बाद में आ जाऊंगी, वो कहती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। बातों के दरमियान वो गैर मामूली से अंदाज में उसका मोबाइल वापस मेज़ पर रख चुकी थी। उन दोनों को आपस में बातें करता देख हारिब को अपना आप गैर ज़रूरी सा महसूस होने लगा। कासिम भी उसके पीछे चल दिया तो वो खामोशी से नशिस्त संभालते हुए अपने कॉफ़ी का कप उठाते सामने मंजर को बगौर देखने लगा। यार तुम कितनी बदतमीज़ हो गई हो, तुमने हारिब के सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तुम शायद भूल रहे हो, उसने सलाम शैतान की नानी को किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता गेट की जानिब बढ़ रही थी। अच्छा, तो वो शैतान की नानी किसको कहता था? मुझे क्या पता, ये तो वही बता सकता है, उसने पलट कर अनजान बनते हुए कहा। तो तुम्हें सच में याद नहीं? वो उसकी दाएं जानिब से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। मैं ऐसे बदतमीज़ लोगों की बातें याद नहीं रखती, उसने उसकी आंखों में देखते हुए बिना शर्मिंदा हुए कहा। और ख़ुद के बारे में क्या ख्याल है? खुद जो उसके दोस्तों को यह कहकर भगा देती थी कि इसमें जिन आते हैं और वो रातों को नींद से उठकर चलना शुरू कर देता है, वो सब तो कोई बड़ी तमीज़ वाली बातें थी। हाँ तो उसका ही भला किया, खामख्वाह में लड़कियों से बात करके गुनाह ही कमाता, उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने एक अदा से गर्दन अकड़ाए कहा। अंजला और उसकी जुबान को कोई पकड़ सकता था? कम से कम इस जहां में तो मुमकिन नहीं था। कर ही देता अगर तुम उसके सलाम का जवाब दे देती, उसने कंधे अचकाए। ओप्स, मैंने वो मौका गवा दिया। इसके लापरवाह से अंदाज पर कासिम ने गर्दन को हाँ में हरकत दी थी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं दोबारा मौका दिलवाऊंगा, उसने कहने के साथ साथ दांतों की नुमाइश भी की थी। कल हम महमूद अंकल के यहाँ जा रहे हैं, इस बार उसने दो टोक अंदाज में कहा, नरम मगर अटल अंदाज। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। हम दोनों ही जाएंगे और कल ही जाएंगे, और तुम तमीज़ के साथ बिहेव करोगी, कासिम ने उसे हिदायत दी थी, जिस पर वो मज़ीद बिगड़ गई। जिस दिन मुझे लगा ना कि मुझे तमीज़ पर लेक्चर चाहिए, यकीन मानो सीधा तुम्हारे पास आऊँगी। तुम ही कर लेना तमीज़ के साथ बिहेव, मुझे किसी के साथ तमीज़ से पेश आने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, जब होगी तब कर लूँगी। क्या तमीज़ से बिहेव? उसने तमीज़ को खासा चबा कर कहा और फिर गुस्से में वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ गई। लेट्स सी बेटा, और मुझे ये भी बताया कि तुमने उसे पहचान लिया था, झूठी, वो उसके पीछे से चिल्लाया था।